नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए है और इसमें हम दिसंबर 2026 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज 5वीं कक्षा है। पूर्णतः रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप अभी यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं। बाद में आप वीडियो देख के दे सकते हो, मैं हर रिस्पॉन्स का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हमने जो कल पढ़ा है उसको देख लेते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत में जितने भी भाषा परिवार बोली जाती हैं, मुख्यतः 4 भाषा परिवार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, जिसमें भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बती बर्मी, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने एक कामता प्रसाद गुरु का भाषा परिवार का वर्गीकरण देखा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा था हमारे जो भारतीय आर्य भाषा हैं उनका इतिहास पढ़ना हमने शुरू किया था, उनका विकास कैसे कैसे हुआ। उसमें हमने सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत के बारे में जाना था। उसके बाद हमने अपने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा शुरू की थी, जिसमें हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। एक चीज़ यहाँ आप लिख लीजिएगा, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि संस्कृत के बाद प्राकृत का ही उदय हुआ और प्राकृत के आधार पे ही वो इन तीनों भाषाओं का नामकरण करते हैं, जिसमें पाली को वो प्रथम प्राकृत कहते हैं। प्रथम प्राकृत यानी कि प्राकृत की पहली अवस्था। ये जो प्राकृत है 1 से 500, इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं, या प्राकृत की द्वितीय अवस्था भी कहते हैं, और इसको ये लोग तृतीय प्राकृत। तो कभी कभी आपको ये नाम सुनने को मिल सकता है कि प्रथम प्राकृत का काल क्या है या द्वितीय प्राकृत का समय क्या है, तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पाली को ही हम प्रथम प्राकृत, ही इस प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत, ऐसा भी नामकरण इनका मिलता है। तो आज हम पाली से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। पाली जो भाषा है इसका समयकाल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। और पाली का नामकरण कैसे हुआ, इसके संबंध में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, और कुछ वैसा प्रमाणिक भी नहीं है। जो कुछ विचार है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जानना ज़रूरी है, तो एक बार मैं बताता हूँ। बहुत सारे विचार हैं। जैसे कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पल्ली यानी ग्राम भाषा हुआ करती थी, पल्ली का अर्थ। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पल्ली जो शब्द था उससे पाली आया। कुछ विद्वान पल्ली को प्रकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। ये भी मानते हैं कि प्रकृत पहले आ गई थी, जैसे ये है ना कि प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। तो इस आधार पर प्राकृत शब्द पहले आ गया था और उसका पाइल था, और पाइल का अंत में पाली हो गया। एक और विचार के अनुसार पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली से, पाटली जो पाटलिपुत्र है अपना, उससे ही मान जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। तो ये भी एक विद्वान अर्थ मानते हैं। पाटली नाम मिलता है बहुत बार पाटलिपुत्र का, तो उससे भी पाली का मानते हैं कि पाली शब्द का जन्म हुआ। कुछ विद्वान पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं कि पाठ से पाली हुआ। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति, बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। तो ये भी एक विचार है। एक विचार जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि बौद्ध साहित्य को पालने वाली, क्योंकि पाली जो भाषा है ना, वो बौद्ध धर्म के अब जो भी उपदेश थे, जो उस समय बौद्ध धर्म के गुरु थे, उन्होंने सारे उपदेश, स्पेशली गौतम बुद्ध या उनके जो भी अनुयायी हुए, उन्होंने पाली शब्द का, पाली भाषा का ही प्रयोग किया अपने उपदेश के लिए। तो उपदेशों में उनके पाली भाषा है। उसके अलावा जो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे वो भी पाली भाषा में लिखे। तो एक ये विचार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं, इस वजह से भी इसका नाम पाली पड़ा। तो ये कुछ हैं मतलब विचार थे जिनके जो मानते हैं कि पाली शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। तो कुछ भी वैसा प्रमाणिक नहीं है, तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, बस ये तथ्य हैं, तो इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था। पाली का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसको लिखिएगा आप, पाली भाषा का प्रयोग
बौद्ध धर्म में व्यापक रूप में हुआ है। बौद्ध धर्म में मतलब उपदेशों में भी और जो भी उनके धर्म ग्रंथ लिखे गए दोनों जगह पे इन्होंने पाली भाषा का ज़बरदस्त प्रयोग किया है। उसके बाद इनके जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा विदम पिटक। ये तीनों ग्रंथ हैं, ये तीनों पाली भाषा में। सूत पिटक में गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उनका पूरा संग्रह है। विनय पिटक में जो पूरा बौद्ध धर्म में जो संघ था, जिनका संघ हुआ करता था, उसको चलाने के लिए जो भी नियम थे, ये विनय पिटक में। अभिधम पिटक में बहुत सारे धर्मों पे विचार विमर्श किया है गौतम बुद्ध ने, वो है अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, और उनमें भी ये तीनों पिटक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। तो ये हमारे होगा पाली भाषा की दूसरा पॉइंट। अभी आगे और देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है। तो उस समय जो हमारे सबसे महान सम्राट माने जाते हैं अशोक भी बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने जो भी शिलालेखों में अपनी भाषा प्रयोग की वो भी पाली भाषा में ही थी। तो एक पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा कि अशोक ने अपनी जनता को धर्म के बारे में कोई भी सूचना देने के लिए या जो भी उसकी मतलब
एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप प्रशासनिक जो भी कार्य हुआ करते थे वो सब पाली में, या प्रशासनिक आज्ञाएं देने के लिए शिलालेखों पर पाली भाषा का ही प्रयोग किया। तो ये भी एक पाली भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पाली भाषा का ही प्रयोग किया। इसलिए इसे अशोक के अभिलेख की भाषा, अशोक के अभिलेख की भाषा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लेना, इसको भी कहते हैं। तो ये भी नाम है एक, ठीक है, अशोक के अभिलेख की भाषा भी इसको पाली को हम कहते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया लिखने के लिए, शिलालेखों पे इसी भाषा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पाली के भी व्याकरण लिखा गया। संस्कृत में जैसे हमने देखा था ना कि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी, उसी तरह पाली के भी व्याकरण लिखे गए। दो व्याकरण इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पाली का व्याकरण एक तो कच्चायन व्याकरण, ठीक है, और दूसरा था मुगलान। इसके लेखक थे महाकच्चायन और ये मुगलान। तो याद रहेगा आपको, नाम सही है। ये दोनों व्याकरण कभी पूछ सकता है कि ये किस भाषा से संबंधित है, तो ये पाली भाषा के व्याकरण है, कच्चायन व्याकरण और मुगलान व्याकरण, और इनके लेखकों का नाम इस ग्रंथ के नाम पे ही है, ठीक है। तो ये हमारी होगी पाली की कुछ बेसिक बातें। अब पाली भाषा की विशेषताओं में हम देखेंगे एक बार कि पाली भाषा में क्या क्या ध्वनि संरचना थी, व्याकरण कैसा था, और उसमें शब्दों की क्या प्रवृत्ति थी, कुछ ही चीज़ें हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट बनाना आप, विशेषताएं करके। विशेषताओं में हम पहले देखेंगे ध्वनि संरचना। ध्वनि के स्तर पर पहले हम बात करेंगे। तो पाली में ऐसा माना जाता है कि 41 ध्वनियाँ थीं। इकतालीस ध्वनियाँ, जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन। तो इसमें इन्होंने जो था अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और ए, बस इतना ही रखा। ए ओ यहाँ से चले गए, री लिरी चला गया, और विसर्ग को भी इन्होंने हटा दिया, अनुस्वार को भी। तो इनके 8 स्वर ही बचे और 33 व्यंजन बचे। यहाँ क्या क्या हुआ, पहले तो जो संस्कृत का री और लिरी,
का लोप हो गया, ये दोनों ध्वनियाँ हट गई इसमें, ठीक है। उसके बाद ए की जगह ये आ गया, ठीक है। और ओ की जगह क्या हो गया, ओ की जगह ओ का प्रयोग होने लगा। यानी कि जैसे कुछ शब्द देखिए, जिनके यहाँ सैल था वो सेल हो गया, चोर था वो चोर हो गया। यानी भाषा जो थी ना वो थोड़ी सरलता की ओर जा रही थी। भाषा की प्रवृत्ति भी है, संस्कृत जो थी जटिल भाषा मानी जाती है, तो उसका जो पहला विघटन होना शुरू हुआ ना वो पाली के रूप में हुआ। तो वहाँ से देखिए चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी सरलता की ओर जानी शुरू हो गई। तो ये 3 प्रवृत्ति अभी इसमें और देखते हैं इसके ध्वनि संरचना में। 1 मिनट। इसको लिख लेना आप। अगला पॉइंट, इसमें जो था संस्कृत में जो तालाब सा था और मूर्धन्य सा, इसकी जगह दंत था। यानी कि जो 3 स थे संस्कृत में, उसमें अब एक ही स उनकी जगह प्रयोग होने लगा, वो दंत स का। इसके बाद विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग का लोप हो गया, यानी जैसे वर्ड होते थे ना देवा, तो ये देवा हो गया, ठीक है। बालका था, ये बालक हो गया। यानी विसर्ग हटने की जो प्रवृत्ति थी ना, ये पाली भाषा में शुरू हुई। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों में एक यहाँ बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। संयुक्त व्यंजनों की जगह व्यंजन वर्ण का द्वित्व होने लगा। संयुक्त व्यंजन जहाँ 2 व्यंजन थे, जैसे छ होता है, क और स के मिलकर छ बनता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिसमें आधा वर्ण होता है फिर एक पूरा वर्ण होता है, तो वैसे वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की जगह पाली में क्या हुआ कि एक व्यंजन वर्ण को हटा के उसकी जगह दूसरे व्यंजन वर्ण का 2 बार प्रयोग होना शुरू हो गया। जैसे अग्नि, तो अग्नि को अग्नि ना बोल के वो क्या बोलने लगे, अग्नि। ऐसे जैसे धर्म था, तो धर्म ना बोल के धम। यानी कि क्या हो रहा था, अब देखो यहाँ पे आधा ग पूरा न, ऐसे ध्वनि के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे इसका उच्चारण करते हैं और
किस तरह से हम बताते हैं कि इसमें आधे वर्ण की कितनी गिनती होती है, कितनी मात्रा होती है, तो वो विस्तार में देखेंगे। अभी आप ये समझ लो, इसमें आधा का वर्ग पूरा न है, यानी कि एक संयुक्त व्यंजन है, यहाँ भी आधा र आधा म ऐसे करके। तो इनकी जगह क्या हुआ कि एक तो व्यंजन उनको पूरा वो गायब ही कर देते थे, पूरा ही हट जाता था, और उसकी जगह क्या आ गया, एक आधा दूसरे वर्ण का आधा आ जाता था, यानी कि एक ही व्यंजन का 2 बार, तो व्यंजन का द्वित्व होने लगा। धर्म है, उसका आधार हट के एक और म आ गया, धम। तो ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी इसमें पाली भाषा में। तो ये पाली भाषा में जो ध्वनियों में परिवर्तन हुआ संस्कृत से, यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे ना, तो संस्कृत का ही एक मानक लेके हम पाली प्राकृत या जैसे जैसे भ्रंश की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेन उद्भव हुआ है इन भाषाओं का संस्कृत से हुआ है, तो उससे तुलना होती रहेगी कि संस्कृत से कैसे बदला, संस्कृत में क्या था, इसमें क्या हो गया। तो ये चीज़ यहाँ ये हुआ। तो ये हुई ध्वनि संरचना के बाद। उसके बाद व्याकरण स्तर पे व्याकरणिक संरचना, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, एक मिनट। नोट्स आप अच्छे से बनाना, नोट्स जितना अच्छा बनाओगे ना, जो मैं उसमें नंबरिंग वगैरह कर रहा हूँ वैसे आप भी करते जाना, तो आपको भी पढ़ना इजी होगा। व्याकरणिक संरचना, यानी व्याकरण के स्तर पे क्या क्या चेंजेस है पाली भाषा में। तो पहला चेंज तो ये देखने को मिला कि संस्कृत के तीन लिंगों की जगह दो लिंग का प्रयोग होने लगा। यानी कि नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग का लोप हुआ यहाँ पे, जो कि हिंदी में भी अब यही प्रवृत्ति है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही रह गए, नपुंसक लिंग यहाँ पे ये चीज़ आके पाली में ख़त्म हो गई। उसके बाद वचन भी दो रह गए, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक तीसरा वचन भी होता था, द्विवचन। तो द्विवचन वाला कंसेप्ट यहाँ आके ख़त्म हो गया, यहाँ बस एक वचन और बहुवचन ही रह गए। ठीक है, अब इस वचन के ख़त्म होने से जो संज्ञा रूप थे, संज्ञा शब्द थे, उनमें भी परिवर्तन आया, उसको देखते हैं अभी। संज्ञा रूप में परिवर्तन। संस्कृत में क्या हुआ करता था कि संस्कृत में जैसे कोई शब्द है बालक, बेसिक अगर आपने संस्कृत कभी पढ़ा होगा 10वीं से पहले, तो वहाँ आपको ये याद कराया जाता था ना कि बालक के रूप बालका, बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ऐसे करके कारक के 8 भेद रहते थे। फिर इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे करके 3 वचनों में, और तीनों अलग अलग शब्द हुआ करते थे। तो एक बालक के 24 यानी 8 कारक और 3 वचन हो जाता था, तो 24 रुपया हुआ करते थे उसमें। इसमें क्या हुआ पाली भाषा में कि वचन तो अब 2 रह गए, तो जो बीच का था द्विवचन उसका तो पूरा लोप हो गया, तो 8
8 16 8 24, उसमें द्विवचन पूरा का पूरा हट गया। तो 24 की जगह कितने रूप रह गए संज्ञा के? 16। संज्ञा रूप में परिवर्तन, तो संज्ञा शब्द चौबीस की जगह 16 रह गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे क्या था ना, भाषा सरलता की ओर जा रही थी। आप समझ रहे थे, जहाँ आपको संस्कृत में एक शब्द के लिए 24 रूप उसके याद करने पड़ते थे, 24 उसके अलग अलग रूप हो जाया करते थे, वहाँ पर द्विवचन का पूरा लोप होने की वजह से 24 की जगह एक शब्द के 16 रूप रह गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ इसमें। आगे देखते हैं। संस्कृत में जब आपने पढ़ा होगा तो एक मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको लिखना मत। जैसे बालक शब्द हुआ, तो आठ कारक उसके 8 जो होते थे, कर्ता कर्म करण, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण कर्ता कर्म करण, आपादान, ठीक है, संबंध कारक जो छठी विभक्ति हुआ करती थी। तो बालक के लिए ऐसे हो जाया करता था बालकस्य, ठीक है। लेकिन और दूसरे वर्ड के लिए लता के लिए लताया, मतलब अलग अलग हुआ करते थे। मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है वो भी, लेकिन ऐसा था कि जो शब्द था ना, उसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी, उसके आधार पर संबंध कारक के 6 शब्द अलग अलग हुआ करते थे। तो पाली भाषा ने क्या किया कि जो षष्ठी विभक्ति थी संबंध कारक, उसके लिए एक फिक्स, मतलब एक रूप स्थिर कर दिया। क्या स्थिर किया इन्होंने? संबंध कारक के लिए ये आधा सा और पूरा सा ऐसा सस मान के चलो का प्रयोग होने लगा। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे बालक के लिए बालकस हो जाता था, साधु के लिए कुछ अलग। तो पाली ने क्या किया कि बालक का भी बालकस ही रहेगा, गुरु का अगर लिखना हो तो गुरुस ही रहेगा। इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये रूप नहीं बदलेगा। तो ये भी एक सरलता की ओर बढ़ी भाषा। उसके बाद इन्होंने क्रिया रूप में भी बदलाव हुए। संस्कृत के 540 की जगह 140 रूप रह गए। देखो संस्कृत में क्या होता था, जैसे कोई भी क्रिया धातु हुई ना, जैसे पढ़ना का पठ हुआ, तो पठ का पठती, पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठामा, ऐसे करके एक क्रिया की एक लकार का ये 9 रूप हो जाता था। यानी कि देखो ऐसे आप समझो, इसको आप कहीं नोट कर लेना। लट लकार यानी कि वर्तमान काल की बात की जाए तो 3 वचन हुआ करते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे 3 पुरुष। तो पट का अगर पट धातु लोगे तो एक पट धातु का केवल वर्तमान काल में 9 रूप हो जाया करते थे।
तो 9 रूप हो गए, 9 रूप हो गए। और फिर इसमें क्या था कि 10, जो मैं ऐसे वर्तमान काल बोल रहा हूँ लट लकार, तो ऐसे 10 लकार पाए जाते थे इसमें, लट, लिट, लंग, लोट, तो ऐसे करके 10 लकार थे। तो समझो कि 10 9 90। उसके बाद क्या हुआ करता था, इसमें भी 2 रूप हुआ करते धातु के, एक आत्मनेय पद, एक परस्मय पद। यानी कि आत्मनेय पद के 10 लकार, उनका रूप अलग, परस्मय पद का 10 लकार अलग। आत्मनेय पद, परस्मय पद संस्कृत आप पढ़ोगे तो वहाँ ये मिलता है, अलग अलग धातु रूप में। परस्मय पद में जो फल होता है वो दूसरे पड़ता है, कर्ता बना पढ़ के दूसरे पड़ेगा, और आत्मनेय पद में फल कर्ता, यानी कि अगर पठती है ना तो उसमें पठते हो जाता था, ऐसा था, मतलब रूप चेंज हो जाते थे 10 लकार में। तो 9 10 या 90 ये मान लो एक आत्मनेय पद का हुआ, तो परस्मय पद में भी इतना ही, तो दुगना और कर लो इसको, ठीक है। 9 10 या 90, 90 दूनी 180। अब वाच्य जो हुआ करता था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन तीनों वाच्य में भी रूप बदल जाया करते थे। यानी कि ये जो चीज़ है ये तीनों वाच्य में अलग अलग हुआ करते थे। तो इनको और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 10 90 दूनी 180, 540 रूप। समझ रहे हो आप, संस्कृत में एक धातु के इतने रूप हो जाया करते थे। तो पाली में क्या हुआ, पाली में ये चीज़ कम हुई, 240 रूप रह गए। वो कैसे रह गए कि एक तो द्विवचन हट गया, ठीक है, द्विवचन हट गया तो ऐसे ही चीज़ें कम हो गई। 9 की जगह कितना हो गया, 6 हो गए, ठीक है। लकार में भी कमी हो गई, 10 लकार नहीं रह के 5 या 8 लकार ऐसे कुछ रह गए। जो आत्मनेय पद और परस्मय पद था उसमें आत्मनेय पद की जगह परस्मय पद वाला ही रूप दोनों में चलने लगा। कुछ में आत्मनेय पद भी है लेकिन मैक्सिमम परस्मय पद ही चलने लगा। वाच्य में भी ऐसे ही कुछ रूप सेम रख दिए गए। तो ऐसे करके रूप घट गए, क्रिया के जो रूप थे ना वो 540 की जगह 240 रह गए। इसको आप ऐसे कहीं नोट कर लेना समझने के लिए। क्रिया रूप में अब बदलाव, यानी भाषा जो है ना वो सरलता की ओर बढ़ रही थी संस्कृत से। ये हो गया, तो ये हो गया व्याकरण के स्तर पे और ध्वनि के स्तर पर जब परिवर्तन हुआ। अब अगला लिखना, कुछ शब्द में भी चेंजेज हैं, ग करके लिखना, शाब्दिक प्रवृत्तियां क्या रही। जो हम पढ़ते हैं ना तत्सम तद्भव, शब्द 4 होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे आगे जब हम व्याकरण पोर्शन पढ़ेंगे हिंदी का, तो हिंदी का भाषिक स्वरूप उसमें। तो उसमें क्या था, बेसिकली हम जानते हैं कि तत्सम जो होता है संस्कृत का मूल रूप, तद्भव क्या होता है उसी तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप, कि तत्सम का ही रूप बिगड़ के तद्भव में आ जाता है। और देशज मतलब अपने स्थानीय वर्ड जो आ जाते हैं वो देशज हो जाते हैं, स्थानीय शब्द जो आ जाते हैं हमारे भाषा में। और विदेशज मतलब विदेशों से लाई हुई। तो जो हम हिंदी में देखते हैं कि तत्सम से बहुत सारे शब्द तद्भव बने, तत्सम से बने हुए शब्द हैं, थोड़ा सा बिगड़ के तद्भव रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। इसकी सबसे पहली शुरुआत पाली में ही हुई। तो तद्भवीकरण जो था ना उसका बहुत तेजी से प्रयोग हुआ। इसको लिखना, तद्भव शब्दों का प्रयोग तेजी से बढ़ा, यानी कि बहुत तेजी में, क्योंकि अभी जब तक हिंदी में आए हैं ना उससे पहले इन सब भाषाओं में तत्सम से तद्भव शब्द बन चुके थे। और सबसे पहली श्रेणी थी ये संस्कृत से सरलता की ओर जाने की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तद्भव शब्द बहुत तेजी में बने, बहुत सारे शब्द बने, जैसे उदित का उदित हो गया, अति का आई हो गया, ऐसे ही चौर का हमने देखा चोर हो गया। तो एक तो हुआ कि कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हुई लेकिन बहुत सारे बिगड़ते भी गए।
क्योंकि इन्हें क्या था कि हमें उस भाषा से हटना है, एक जिद सी थी, तो सरलता की ओर जा रहे थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ वर्ड तो अच्छे हुए कि उनका रूप तद्भव रूप में आया, वो चीज़ें आसान हुई, लेकिन कुछ शब्दों के रूप बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गए, उससे दिक्कतें भी हुई। लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके अलावा स्थानीय व देशज शब्दों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा। यानी कि इस भाषा में आके स्थानीय और देशज शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे। संस्कृत में जो थे ना, साहित्यिक भाषा थी और उसमें बहुत ही चुनिंदा शब्द रखे जाते थे। कुछ वैसे गंवार या फिर जो एकदम ही देहाती शब्द हैं वो नहीं लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रवृत्ति काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये हमारी होगी पाली भाषा। उसकी विशेषताएं देखी हमने कि क्या क्या चेंजेज हुए ध्वनि के स्तर पे, व्याकरण के स्तर पे और शब्द के स्तर पे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बनाना, प्राकृत। एक मिनट। प्राकृत का समय हम देखते हैं, हमने पढ़ा भी है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये हमारा प्राकृत का समय काल रहा, या फिर कहिए प्राकृत की दूसरी अवस्था, जो मैंने पहले बताया था कि इनका जो अन्य नाम जी कुछ विद्वान बताते हैं। जैसे पाली था ना, कि पाली धर्म में ज़्यादा, मतलब उस समय जो धर्म चल रहे थे उसमें ज़्यादा प्रयोग हुई, विशेषतः बौद्ध धर्म में। और उसमें जो साहित्य भी लिखे गए ना, वो धार्मिक साहित्य ज़्यादा लिखे गए। जो लौकिक साहित्य या उस बौद्ध धर्म से हट के जो भी साहित्य थे उसमें वो पाली भाषा नहीं थी। इन साहित्यों में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। यानी कि जो लौकिक साहित्य उस समय चल रहे थे या उस बौद्ध धर्म से हट के जो भी धर्म के पुस्तकें थीं उनमें प्राकृत भाषा का, यानी कि साहित्य में ज़्यादा प्रयोग हुआ इस भाषा का। तो साहित्य में ज़्यादा प्रयुक्त होने के कारण इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के जो प्राकृत का व्याकरण लिखा वहीमचंद ने लिखा, प्राकृत व्याकरण।
ये लिखा गया हेमचंद्र के द्वारा। इन्हें हम प्रकृति का पाणिनि, हेमचंद्र आएंगे जब हम आदिकाल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हेमचंद्र के बारे में विस्तार से पढ़ना भी है। तो इन्होंने प्रकृति का व्याकरण लिखा है हेमचंद ने, इन्हें प्रकृति का पाणिनि भी कहते हैं। और जैसे मैंने संस्कृत में देखा कि अष्टाध्यायी लिखा पाणिनि ने, फिर पाली में भी कात्यायन और मोगलान ने व्याकरण लिखा। इस तरह से प्रकृति का भी व्याकरण लिखा गया, हेमचंद ने लिखा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा। प्रकृति के रूप को बहुत ज़्यादा स्थिर किया उन्होंने अपने व्याकरण के माध्यम से, इसलिए इन्हें प्रकृति का पाणिनि भी कहते हैं। एक और ग्रंथ महत्वपूर्ण आता है प्रकृति का, प्रकृति प्रकाश। इसके लेखक हैं वररुचि, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रकृति, और इसमें भी जो ध्वनि और व्याकरण के स्तर पे जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। पहले इसमें हम पहले देखेंगे ध्वनि के स्तर पे, ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना जो भी जितनी ध्वनियाँ थी ना, लगभग पाली के समान ही रही। तो ध्वनि संरचना प्रायः पाली के समान ही रही। पाली से जो चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हुई, उसमें एक तो ये परिवर्तन हुआ कि पाली में जो यह था, यह ये ज होना शुरू हो गया ये प्रकृति में। इसका प्रभाव देखना अभी तक देखने को मिलता है, यानी कि जैसे जो यस था ये कहाँ में लगा, यस यस तो संस्कृत में हो गया, पाली में ये, पाली में तो तालाब ऐसा था ही नहीं, यस हो गया पाली में। तो प्रकृति में क्या हुआ कि इसको जस बोलना शुरू किया। और देखना आप जब भी अभी पढ़ोगे आप अवधि ब्रज ये सब जो हिंदी की जो बोलियाँ हैं, उसमें काफ़ी में इसकी जगह जस ही आपको सुने, जस अप जस ऐसे करके। तो ये प्रकृति का ही प्रभाव है कि यह की जगह ज का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो ये भी एक अलग चीज़ हुई पाली से। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है इसमें, पाली में जो हमने देखा था कि विसर्ग का लोप होना शुरू हो गया था, यानी कि विसर्ग हटने लगे थे। प्रकृति में एक चीज़ जिसमें और ज़्यादा बढ़ के आई, विसर्ग का तो लोप हुआ ही, उसका ओकार भी होने लगा। यानी पाली में क्या हुआ था, विसर्ग का लोप होना शुरू हो गया था। प्रकृति में विसर्ग का तो लोप हुआ ही, का लोप, और इसकी जगह ओ चलने लगा, और विसर्ग की जगह ऊ का प्रयोग।
यानी कि क्या हुआ, जैसे जो देवा था वो पानी में देव हुआ करता था, वो देवो होने लगा। जो नमः था वो प्रकृति में आके नमो, यानी कि विसर्ग तो हटा ही और उस विसर्ग की जगह उकारांत प्रयोग होने लगा उस शब्द में। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई, इसका नाम है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। अब इसका मैं आपको और समझाता हूँ। पाली में हमने क्या देखा था, संयुक्त व्यंजन में, पाली में संयुक्त व्यंजन की जगह द्वित्व देखा था ना हमने कि जो अग्नि थी तो अग्नि की जगह अग्नि हो जा रही थी, धर्म की जगह धम हो जा रहा था। प्रकृति में एक चीज क्या हुई, उससे एक स्टेप और आगे जाके द्वित्व की जगह दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। यानी कि यहाँ क्या हुआ कि वो जो हम आधा वर्ड था, जो आधा शब्द लगा रहे थे उसको अग्नि का अग्नि कर रहे थे, तो उसका जो आधा ग था वो भी हटने लगा और अंत में हर्ष का दीर्घ होने लगा। यानी कि देखो संस्कृत में क्या था, अग्नि, इसका हुआ अग्नि, पाली में प्रकृति में एक स्टेप और बढ़ के क्या हो गया, अग्नि। तो इसका नाम क्यों पड़ा, क्षतिपूरक दीर्घीकरण। दीर्घीकरण हुआ क्षति के रूप में, किसकी क्षति, जो यहाँ आधा ग आया था ना, इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ग का दीर्घीकरण हुआ। तो ये क्षतिपूरक दीर्घीकरण ये आता है कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति किस भाषा में देखने को मिलती है, तो ये आपका प्रकृत होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे और जैसे मृत्यु, मृत्यु क्या, इसमें क्या हुआ, मीचू, ऐसे करके पाली में, प्रकृति में इसको और मीचू। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता गया, ये हो गया प्रकृति। तो समझिए ना, क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी कि दीर्घीकरण होने लगा किसका, किसकी क्षतिपूर्ति की जगह, कि जो आधी ध्वनि बची थी, जो द्वित्व हो रहे थे, उसकी क्षति के रूप में व्यंजन का दीर्घीकरण होने लगा। तो ये हमारा हो गया इसकी ध्वनि संरचना में जो परिवर्तन हुए प्रकृति में। अभी हम देखेंगे व्याकरण और शब्द के स्तर पे क्या परिवर्तन हुए। प्रकृति में हमने देखा था कि जो 3 लिंग थे वो 2 लिंग हो गए थे, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की जगह केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग रह गए थे। तो प्रकृति में भी सेम चीज़ रहा, वो उसी चीज़ को अपनाया प्रकृति ने भी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही रहा, नपुंसक लिंग का कंसेप्ट यहाँ भी खत्म था। वचन वहाँ पे जो जैसे जो एक वचन बहुवचन थे पाली में, तो प्रकृति में भी वही चीज़ें रहीं। प्रकृति में संज्ञा के जो रूप थे वो थोड़े और कम हुए। लिखना आप व्याकरणिक संरचना, क्या हुआ इसमें, संज्ञा के रूप
16 की जगह 12 हो गए। मैं देखा था ना कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उसमें से द्विवचन पूरा ही हट गया संस्कृत का। तो 8 तरीके जो 24 हुआ करता था, 8 दूनी का 16 रह गया। प्रकृति में उस चीज़ को और कम कर दिया गया और 12 कर दिया गया, यानी कि कुछ रूप समान रह गए और उनको घटा के अब 12 कर दिया गया। इसी तरह क्रिया के रूप 240 जो थे पाली में, वो 72 हो गए। क्रिया के रूप को और कम कर दिया गया। तो इस तरह से व्याकरणिक संरचना में परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमारी इसका शाब्दिक प्रवृत्ति, शब्द के स्तर पर इसमें क्या चेंजेज है। तो शब्द के स्तर पे एक जो मेन चेंज आया इसमें, वो है तत्समीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। जैसे वहाँ क्या होता है ना पाली में, कि वो एक समय चल रहा था कि संस्कृत के हर जगह को, हर वर्ड को, हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी हमें से तद्भव रूप में लाना है। वहाँ एक ये चीज़ चली थी और इसी का ज़्यादा प्रचलन हुआ था। उस वजह से हुआ क्या कि कुछ शब्द को बिगाड़ के उन्होंने इस स्तर पर बिगाड़ा कि 2-3 वर्ड जो थे वो एक ही तरह के होने लगे, मतलब दुविधा होने लगी लोगों को समझने के कि ये जो शब्द बिगड़ के आया ये किसके लिए है, इतने स्तर पर बिगाड़ा गया। तो प्रकृति में क्या हुआ कि इस चीज़ को अनुभव किया गया कि इससे ना दुविधाएं बढ़ रही हैं, 2-3 शब्दों का बिगड़ के रूप एक ही हो जा रहा है। तब प्रकृति में क्या चला कि जो बिगड़े हुए रूप थे ना उनको पुनः संस्कृत की तरफ, मतलब संस्कृत वाले जो शब्द थे उनका प्रयोग करना शुरू किया गया। यानी कि वहाँ जो तद्भवीकरण हो रहा था यहाँ पे तत्समीकरण होने लगा। कन्फ्यूजन, जैसे क्या कन्फ्यूजन हुआ, अब 2 शब्द हुए, एक उदित हो गया, एक उचित हो गया। अब पाली में क्या हुआ, उदित पाली में, यानी कि कोई लेखक था वो उदित के लिए उदित का प्रयोग कर रहा था, कोई दूसरा लेखक उचित के लिए उदित का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि वहाँ तो था कि तद्भवीकरण करना है, तद्भव रूप में लाना है। तो अब लेखक जो पाठक है वो कैसे समझे कि उदित के लिए प्रयोग हुआ कि उचित के लिए प्रयोग हुआ। तो ये दुविधा शुरू हुई। ऐसे ही जैसे अति था, अति हो गया या फिर अभी हो गया, इनके लिए ये लोग अई का प्रयोग करने लगे। तो ये दुविधाएं होने लगी पाठकों को समझने में कि किसके लिए प्रयोग किया गया है। इस कारण से जो है प्रकृति में आके तत्समीकरण, यानी कि उदित के लिए कहा गया कि नहीं, उसका जो ओरिजिनल संस्कृत का शब्द है उसका प्रयोग हो, उदित को उदित ही लिखा जाए, उचित को उचित ही लिखा जाए, अति को अति ही, अभी को अभी ही। तो ये एक सुधार, ऐसे भाषा में अगर ऐसे सुधार हो ना तो ये भाषा की मजबूती के लिए बहुत अच्छा रहता है। पाली में क्या हुआ, तद्भवीकरण हुआ, लेकिन उसने क्या किया कि उसने भाषा में दुविधाएं लाई, उससे भाषा कमज़ोर होती। तो उस चीज़ को प्रकृति ने आके संभाल लिया, जो उसकी एक कमी थी उसको दूर किया। तो ये हमारी हो गई शाब्दिक प्रवृत्ति। तो यही विशेषताएं हैं प्रकृति की। अब प्रकृति का आपके सिलेबस में ना प्रकृति के 5 रूप, बहुत सारे रूप बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 5 रूप पे सबकी सहमति है। तो उन 5 रूप में हमारे सिलेबस में उसके 3 रूपों के बारे में, उसकी विशेषताएं पढ़ने का सिलेबस में हमारा दिया गया है। तो उसको एक बार देखते हैं कि प्रकृति के जो 5 रूप हैं, ये तो जो भी विशेषता है प्रकृति की, ये सारे प्रकृति के लिए हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लिए नहीं है, ये हर तरह की प्रकृति के लिए है। लेकिन प्रकृति के भी 5 भाग हो गए थे, अलग अलग जगह के हिसाब से उसकी 5 तरह के रूप बदल गए थे। तो उन्हें उन 5 रूपों को पढ़ना है बारी बारी से।
बनाना आप प्रकृति के 5 रूप। कौन कौन से थे? सौर सेनी, प्रकृति, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, महाराष्ट्री, कुछ विद्वान इसका एक रूप चूलिका प्रकृत करके भी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने 3 ही माना है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन एक आम सहमति इन 5 तरह की प्रकृति पे है। और इसमें हमारे सिलेबस में सौर सेनी, अर्धमागधी और मागधी के बारे में दिया गया कि इसकी विशेषताएं, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। ये इसलिए भी कि जो हमारी हिंदी की जितनी भी उपभाषाएँ हैं ना, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, तो ये सारी इन्हीं तीनों से निकली है हिंदी की, इसलिए इसको पढ़ना, थोड़ा विस्तार में पढ़ना ज़रूरी है। तो कल से इसको शुरू करेंगे हम, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, और इनके बारे में कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस पर लाइव आ सकें, आपके साथ लाइव इंटरेक्ट हो सकें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।